तो हो सकता है और ऊपर कर दो, ऐसे करते करते बंद ही कर दो। कोई गया है यहाँ से अभी? नहीं, और अभी कोई बैठा था आई थिंक यहाँ पर, वो आए ही नहीं है यहाँ भी कोई बैठा था आई थिंक, अभी 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 भी कोई बैठा था। अच्छा, तो जो अभी तक की क्लासेस मिस करी हैं, कैसे कैसे करोगे आप? मुझे तो पता है ऑनलाइन है, और है भी नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड। क्लासेस अटेंड करो, ये मैं बोलना चाह रही हूँ। संडे को? हेडिंग डालो फिस्कल पॉलिसी। कभी सुना फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल वर्ड क्या होता है? तो अभी तक हम सारी एस्पेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी का देख रहे थे, आरबीआई का देख रहे थे, सेंट्रल बैंक का देख रहे थे। उसमें कहीं कहीं हमने गवर्नमेंट के बारे में डेफिनेटली पढ़ा है, बट नॉट एज अ कंप्लीट रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब आपको क्या लगता है कि पूरी इकोनॉमी को सिर्फ आरबीआई सही करता है? हमने इतने टाइम से सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ा है, एंड वी रियलाइज कि सेंट्रल बैंक का मेन फोकस पता नहीं इन्फ्लेशन रहता है ज्यादातर। इन्फ्लेशन रहता है, उसके बाद ग्रोथ रहती है ना, ये सब रहता है। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन टारगेट इन्फ्लेशन है, प्राइस स्टेबिलिटी इज द मेन टारगेट। ऐसा नहीं है कि जो पॉलिसीज ऑल बाकी होंगी उनकी लाइक इन्फ्लेशन टारगेटिंग या प्राइस स्टेबिलिटी ना हो, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। बट व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? सब फिस्कल पॉलिसी बेसिकली एक ऐसा चीज है जिससे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और गवर्नमेंट के टैक्सेस मैनेज होते हैं। व्हाई? ताकि आप इकोनॉमिक चीजों को चेंज कर सको या इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाओ। इकोनॉमी में आप कुछ करना चाहते हो, उसको इम्पैक्ट करो। तो ये कैसे करोगे? गवर्नमेंट कुछ टूल्स यूज करती है, किसको यूज करके? अपनी स्पेंडिंग या कुछ टैक्सेस को यूज करके। उन दोनों को यूज करके, उन दोनों को इम्पैक्ट करके दे आर ट्राइंग टू इम्पैक्ट द इकोनॉमी, राइट? हाउ? लाइक अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग अपनी बढ़ा देगी तो गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ने से इकोनॉमी में ज्यादा पैसे होंगे, राइट? ज्यादा पैसे होंगे मतलब नाउ देयर आर मोर डेवलपमेंट एक्टिविटीज। व्हेन पीपल आर डूइंग समथिंग, व्हेन पीपल हैव मनी और गवर्नमेंट अंडरटेक सम डेवलपमेंट एक्टिविटी, इससे क्या होगा? गवर्नमेंट ने फाइनेंस करा एक काम, ठीक है, उसके लिए बहुत सारा पैसा लगा दिया, अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी। इसकी वजह से क्या होगा? बहुत सारी चीजें होंगी। पहली बात तो इन्फ्लेशन तो अलग कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले होगा जॉब क्रिएशन। एक सबसे बड़ा इश्यू सॉल्व हो रहा है, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज देयर स्पेंडिंग, वन इश्यू इज रिजॉल्व, जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट मिल रहे लोगों को। और दूसरी चीज मैंने बोला कि स्पेंडिंग को इम्पैक्ट करोगे या अपने टैक्सेस को इम्पैक्ट करोगे। अगर गवर्नमेंट
जो बजट लाती है उसमें टैक्सेस के रेट कम कर दे तो भी आपकी इनकम पे फर्क पड़ेगा। नॉट ओनली इनकम, इनडायरेक्टली ऑल्सो योर इनकम। कैसे? जीएसटी, जीएसटी टैक्सेस है राइट, वो आप ही देते हो। अब उससे ये नहीं कि आपकी इनकम में से कट रहा है, बट अगर टैक्स वो बढ़ेगा इवेंचुअली यू एंड अप पेइंग मोर राइट, आप ही ज्यादा दोगे ना पैसे। और हाँ, और जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसमें क्या होता है, वो आपकी इनकम के ऊपर लगेंगे, वो तो आपको देने ही पड़ेंगे राइट। ये मैं बताऊंगी व्हेन आई डिस्कस अबाउट टैक्सेस। सो फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन लिख लो। फिस्कल पॉलिसी इज द यूज ऑफ government spending. Fiscal policy is the use of government spending and tax policies to influence economic conditions generally at a macroeconomic level. समझ आ गया? किस तरह से आपकी गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को चेंज करेगी, किस तरह से वो टैक्स रेट बदलेगी, उससे क्या आपकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ रहा है, इसको हम फिस्कल पॉलिसी बोल रहे हैं। बेसिकली इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करेगी। और गवर्नमेंट की बात आती है तो सबसे बड़ी बात बजट की आती है। बजट में लिख के आता है ना कि स्पेंडिंग बढ़ रही है, कम हो रही है। बजट में न्यू टैक्स स्लैब्स आते हैं, आप पढ़ते हो कि अच्छा टैक्स बढ़ गया, कम हो गया, ये सब आप बजट में पढ़ते हो। तो बजट इज अ टूल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग फिस्कल पॉलिसी, है ना। कि अगर गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग बढ़ाना चाहती है तो वो बजट में मेंशन करेगी। आपने पढ़ा है कभी कि इस स्कीम में पैसे बढ़ गए, तो वो स्पेंडिंग बढ़ गई राइट। सो व्हाट आर द गोल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी? अगर फिस्कल पॉलिसी ला रहे हैं तो उसका गोल क्या है? सबसे पहले इधर से आ रहा है, क्या बोला मैंने कि इकोनॉमी को थोड़ा सा स्टेबलाइज करना है। प्राइस स्टेबिलिटी भी होगा गोल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लिख लो। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, कुछ भी काम हो रहा है उसमें ग्रोथ तो हमें चाहिए, क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहेंगे हमारी इकोनॉमी खराब। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। सो राइट हेडिंग प्राइमरी गोल्स, जो ज्यादा नहीं है, 3 ही बताऊंगी बट यू कैन राइट। प्राइमरी गोल्स to promote economic growth, to generate employment, to maintain price या price stability, to bring in price stability. पहले लिख लिया ये, हाँ, प्राइस स्टेबिलिटी, मेंटेन स्टेबिलिटी हो गया। और नेक्स्ट हो गया रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम। हाँ, स्टेबिलिटी तो प्राइसेस में आ जाएगी तो इकोनॉमी में वैसे ही आ जाएगी। एक सेकेंड, हाँ, टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम कैसे? सम पीपल टेंड टू वर्क हार्डर, बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये डिबेटेबल चीज इस तरह से हो जाएगी कि कुछ लोग हार्ड वर्क नहीं भी करते फिर भी उन्हें इनहेरिटेंस मिल जाता है, मतलब उनके ग्रेट ग्रैंड, हाँ वो करा है उन्होंने। सी अब जैसे अंबानीज हैं, देयर ग्रैंडफादर्स वगैरह ने बहुत अच्छा वर्क करा है एंड दे आर लाइक हैविंग गुड थिंग्स इन लाइफ राइट। बट बात ये है ना कि एक के पास इतना ज्यादा है, अगर उसकी वजह से किसी और को इम्पैक्ट नहीं होता तो शायद हम नहीं करते, बट उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी में इम्पैक्ट आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बहुत अफेक्ट हो रही है। कैसे? कि एक के पास पूरा 80% पैसा है, मतलब कुछ 10% के पास, और बाकी जो 80% लोग हैं 20-90, वो सिर्फ 20-30% पे अपने आप को सर्वाइवल दे रहे हैं। तो ये कितना अनफेयर है ना। तो उन्होंने बोला रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे कर देंगे? ऐसा चाहते हैं हम लोग कि जो रिच वगैरह हैं उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ जाएं और जो पुअर हैं उनको टैक्स सब्सिडीज मिल जाए। अब जो रिच हैं उनके ऊपर टैक्सेस कैसे बढ़ सकते हैं?
आपका कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ गया या इनकम टैक्स बढ़ गया। एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ कि जिसकी इनकम 25 लाख से ऊपर है, 40 लाख लगा लो, 40 लाख से इनकम आपके ऊपर जा रही है साल की, तो अब क्या होगा? मैंने बोला कि आपका 25%, 30% गवर्नमेंट के पास आएगा। पहली बात तो उस स्लैब में ही आधी पॉपुलेशन नहीं आएगी, राइट? 0 to 3 लाख में भी बहुत कम पॉपुलेशन आ रही है, उस स्लैब तक कितनी पॉपुलेशन आएगी? आएगी ही नहीं। जितनी आएंगी उनसे हम पैसे लेंगे, उस पैसे को लेके हम कहीं और फाइनेंस करेंगे। वी विल यूज दैट मनी टू डू स्पेंडिंग इन सच सेक्टर्स जहाँ पे ज़रूरत है। तो एक तरीके से मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैंने एक रिच सेक्टर से लिया, रिच पीपल से लिया, उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए, वहाँ से लेके मैं उस पैसे को लेके गई, स्कीम लगा दी फॉर पुअर्स, राइट? सब्सिडीज दे दी, ये सब इन्हीं पैसों से तो आ रहा है ना। गवर्नमेंट का मेन सोर्स क्या है रेवेन्यू का? डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, कुछ भी हो, टैक्सेस हैं। और कुछ नॉन डायरेक्ट, नॉन टैक्स चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि कुछ फीस हो गया, हम जो टैक्स देते हैं उन लोगों को, सॉरी, जो लोग टैक्स नहीं देते उनके ऊपर फीस लगती है, वो सब उस पर आ गया, है ना? और जो चीज़ें किसी की प्रॉपर्टी होती नहीं है, वो भी डायरेक्टली होता है ना, कि एक इंसान मर गया, उसका कोई सक्सेसर नहीं है वो लेने वाला, तो वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास चली जाती है। सो ये लाइक नॉन टैक्स रेवेन्यूज के सोर्सेज होते हैं। ये मैं अभी समझाऊंगी, मैं सिर्फ बता रही हूँ, राइट? तो मैंने गोल्स बता दिए, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, टू मेंटेन स्टेबिलिटी, टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम। ओके, सो व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी? एक फिस्कल पॉलिसी किस किस चीज से बन रहा है या उसमें क्या क्या होता है? लिखो, कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इसमें सबसे पहला है टैक्सेशन पॉलिसी। लिख लिया? टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर लिख लो, दिस इन्वॉल्व्स सेटिंग द रेट and the type of taxes that the government wants to collect from individuals, that the government wants to collect from the individual. सेकेंड है एक्सपेंडिचर पॉलिसी। जो इधर देखो, जो फिस्कल पॉलिसी है ना, उसके दो मेजर टूल्स हैं, उसके अलावा भी बहुत है, बट मेजर तो दो ही माने जाते हैं। एक आपका एक्सपेंडिचर है और एक आपका टैक्स है। एक क्या है? अगर आपको इकोनॉमी में पैसे इंजेक्ट करने हैं या पैसे वापस लेने हैं, अगर मेरे को पैसे वापस लेने हैं तो मैं टैक्स रेट बढ़ा दूंगी या स्पेंडिंग कम कर दूंगी, खर्चा कम कर दो अपना, या आप टैक्स बढ़ा दो तो लोग वैसे ही सोचेंगे ना, अगर मेरा जीएसटी बहुत बढ़ गया तो मैं सामान ही नहीं खरीदूंगी, तो ऑटोमेटिकली पैसे कम हो रहे हैं इकोनॉमी में, राइट? और दूसरी चीज़ है, अगर मुझे कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करना है इकोनॉमी में, कॉन्ट्रैक्शन लानी है, सो क्या मैं स्पेंडिंग बढ़ाऊंगी? मी बीइंग अ गवर्नमेंट नहीं बढ़ाऊंगी। तो आप समझ रहे हो कैसे होगा कि अगर आपको इकोनॉमी में ग्रोथ को प्रमोट करना है बाय इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर और कटिंग डाउन द टैक्सेस। और दूसरी चीज क्या है, अगर आपको इकोनॉमी में थोड़ा सा बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइस इंस्टेबिलिटी हो रखी है, बहुत डिसबैलेंस हो रखा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आपको ये सारी चीजें कम करनी है, खर्चा थोड़ा कम करना है, टैक्स बढ़ा दो। तो मेजर टू हे भगवान एक सेकेंड, मेजर स्टेप्स हैं, टू टूल्स हैं, एक है आपका एक्सपेंडिचर और दूसरा है टैक्सेशन, ठीक है? लिख लो, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, दिस इन्वॉल्व्स, हाँ, एक तो टैक्सेशन था, एक एक्सपेंडिचर है, दूसरा कंपोनेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी। दिस इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग हाउ मच and in what areas, deciding how much and in what areas the government spends its revenue. समझ आ गया? अभी तक समझ आ गया? हाँ हाँ, तो अगर आप सिर्फ एक्सपेंडिचर कम करोगे तो इसको नहीं छेड़ोगे,
और इसको अगर आप कर रहे हो तो इसको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करोगे, तो यू डिसाइड whether to increase the taxes or to reduce the expenditure. You have to decide ना. आप कभी कभी आप दोनों कर लेते हो, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, थोड़ा सा टैक्स में भी चेंज कर दो, है ना. बट एक्सट्रीम ऑफ बोथ आप नहीं कर सकते कि एक्सट्रीम एक्सपेंडिचर भी बढ़ा रहे हो और एक्सट्रीम टैक्स कट भी कर रहे हो, तो नलीफाई इफेक्ट हो जाएगा ना. कुछ हो ही नहीं रहा है फिर तो. कुछ तो 60-70 होना चाहिए या 100-0 करो, कुछ तो करो. कभी कभी आप देखते हो कि टैक्स स्लैब्स बिल्कुल सेम रहते हैं, होते हैं ना. और कभी आप देखते हो कि इस साल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है. इन शॉर्ट वो पैसे इकोनॉमी में लाना चाहते हैं ताकि इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़े और ग्रोथ इनहांस हो. अब लिखो टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी. अभी बताया मैंने, एक होती है एक्सपेंशनरी, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी. तो पहला लिख लो आप, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. अगर मैं गवर्नमेंट हूँ, मुझे अपनी कंट्री में ग्रोथ को प्रमोट करना है, ठीक है, और मैंने नोट करा कि मेरी कंट्री में पैसे कम है, तो मुझे एक्सपेंशन करना पड़ेगा. अब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में कौन से दो मेजर स्टेप्स में ले सकती हूँ. पहला, अगर मुझे एक्सपैंड करना है तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, या मैं, दो स्टेप्स हो सकते हैं, तो एंड रिजल्ट तो एक्सपैंड ही होगा ना. जब आपको कम टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे, सेविंग्स ज़्यादा होंगी, यू विल डू मोर इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ होगी इकोनॉमी की, राइट. आपके पास, दोबारा बोलती हूँ, अगर टैक्स आप कम पे करने जा रहे हो, जब आप कम टैक्स पे करोगे यू विल हैव मोर सेविंग्स एंड यू विल यूज दो सेविंग्स टू डू मोर इन्वेस्टमेंट. तो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो यही तो गवर्नमेंट चाहती थी कि पैसे इकोनॉमी में आए. इन्वेस्टमेंट करोगे, इकोनॉमी में पैसे आ गए. और स्पेंडिंग अगर आप एक्सपैंड कर रहे हो, तब भी इनडायरेक्टली इकोनॉमी में ग्रोथ ही हो रही है. तो इसको लिख लो, पर्पस स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. सबका पर्पस तो यही होगा. इसका तो पर्पस है कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है. स्टिम्युलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इसके टूल्स क्या हैं? ये आपका है पर्पस. And what are the tools for doing expansionary fiscal policy? There are two tools. First is to increase the spending or expenditure, and second is to reduce the taxes. So write down the first, increase in government spending. These are the tools to do expansionary. Tools क्या है? To increase government expenditure या spending. इसके अंदर लिखो, the government allocates spending. लिखो, the government allocates more funds to public projects, infrastructure एंड सोशल प्रोग्राम्स, है ना. ऐसे तो बढ़ाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दो, किसी स्कीम में लगा दो, कोई प्रोग्राम बढ़ा दो, सोशल प्रोग्राम्स. और नेक्स्ट लिखो, टैक्स कट. रिडक्शन इन टैक्सेस, to increase disposable income, and stimulate
कंज्यूमर स्पेंडिंग। इसका मतलब बताती हूँ। पहली बात तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? इनकम और डिस्पोजेबल इनकम में क्या अंतर होता है? हाँ, इनकम तो नॉर्मल इनकम है जो आपके बैंक में आ गई। अब उस पे आपने इनकम टैक्स भरा, कुछ टैक्स आप भरते हो, वो टैक्स पेमेंट करने के बाद जो इनकम इन हैंड आपके बच रही है, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। समझ आ गया? एंड क्या होता है, टैक्स कट में आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा क्योंकि आप कम टैक्स पे कर रहे हो, जिसकी वजह से कंज्यूमर विल डू मोर स्पेंडिंग एंड लीडिंग टू एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। सेकेंड टूल इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। लिख लो। अच्छा एक सेकेंड, मुझे एक बार ये इम्पैक्ट बता दो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का। अगर एक्सपेंशन हो रहा है इन द मनी और द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स? नहीं, ये मोर मनी इन हैंड जैसे नहीं बोल सकते ना। जो मनी सप्लाई है ना, उससे ज्यादा तो मॉनेटरी सेक्टर में यूज करा करो। इधर आप ऐसे बोल सकते हो ग्रोथ स्टिमुलेट हो रही है, क्योंकि जो ये सेक्टर है ना, सॉरी ये पॉलिसी है, ये ज्यादातर ग्रोथ पे फोकस करेगी और प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगी। तो आप बोलो टू बूस्ट ग्रोथ, वो उनके लिए मनी सप्लाई इन्फ्लेशन वो सारा आरबीआई वगैरह करे। इसमें टू बूस्ट ग्रोथ लिख लो थोड़ा सा, टू बूस्ट ग्रोथ। आप इसमें लिख सकते हो कि बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ दिस टूल। नेक्स्ट, जॉब क्रिएशन। नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग और एंडिंग रिसेशंस। प्रिवेंटिंग और एंडिंग रिसेशंस। अगर रिसेशन होने वाला है या मुझे पता है हो गया है, तो इसको मेरे को खत्म करने के लिए मेरे को बूस्ट करना पड़ेगा ना इकोनॉमी को। कैसे करोगे? जब मैं गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बढ़ाऊंगी या मैं टैक्स कट कर दूंगी, है ना। रिसेशन हो गया मतलब देयर इज नो इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ आ रहे हैं? देखो नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, इसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या होगा इसका? इसका पर्पस होगा टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो इसके टूल्स क्या होंगे? डिक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्या? हाँ, इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी, मतलब डिक्टेट करूंगी। लिख लिया? डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंडर लिख लो, गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स एक्सपेंडिचर, government reduces its expenditure on public projects and programs, on public projects and programs। और जो टैक्स रेट टैक्स कट का उधर लिखा था ना, इधर लिख दो एकदम अपोजिट करके। डिस्पोजेबल इनकम, हाँ वो कम हो जाएगी ना, टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो।
और स्लो डाउन हो जाएगा आपके स्पेंडिंग में इफ़ यू आर अ कंज्यूमर, है ना। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो फिर आप एग्रीगेट डिमांड कम करोगे। हाँ, ग्रोथ कम होगी। क्यों? क्योंकि देयर इज रिड्यूस इन एग्रीगेट डिमांड, रिडक्शन इन एग्रीगेट डिमांड। आप डिमांड नहीं करोगे ना, क्योंकि आपके टैक्सेस बढ़ गए हैं। आप जाओगे, आपको ज़्यादा जीएसटी पे करना पड़ेगा। यू विल अवॉइड बाइंग दैट एंड स्पेंडिंग बीइंग अ कंज्यूमर, राइट। सो फर्स्ट है रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड। सो इसमें लिख दो डिक्रीज इन ओवरऑल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि मैं मैक्रो इकोनॉमिक टर्म से बात कर रही हूँ ना, तभी मैं बार बार एग्रीगेट लिखती हूँ। एग्रीगेट पता ना, एज अ होल। एग्रीगेट डिमांड में रिडक्शन हो रही है। और दूसरा कंट्रोल इन्फ्लेशन, जो पर्पस है वो भी तो सेटिस्फाई होगा। जैसे उसमें था ना टू बूस्ट इकोनॉमी और फायदा हुआ, इसमें है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, वही आपका मोटिव है, वो होना ही चाहिए। दोनों करती है अभी, लेकिन हाँ स्पेंडिंग बढ़ाती है ज़्यादातर वो ऐसा चेक करती है स्पेंडिंग बढ़ा के, वो ज़्यादा ईजी है। टैक्स स्लैब से ना एक दिक्कत होती है टैक्स इवेजन की, लोग देते नहीं है, तो वहाँ से वो सर्टेनिटी नहीं होती ना, तो लोग उसको अवॉइड ही करते हैं गवर्नमेंट। एंड स्टिल वी हैव टू थिंक फॉर इक्वालिटी। कंट्रोल इन्फ्लेशन। इनफॉर्मल सेक्टर से ही सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो मॉनिटर्ड ही नहीं है ना। इनफॉर्मल सेक्टर हो गया आपका, और नॉन रजिस्टर्ड कंपनीज जो चले जा रही हैं। बहुत पुरानी जो हिंदू ग्रुप्स होते हैं, फैमिली ग्रुप्स जो होते हैं, जो आपने अगर पढ़ा हो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वो ऐसे करते हैं काफ़ी बार, वो फॉलो नहीं करते, अपने रूल्स लेके चलते हैं, है ना। सीए कर सकता है ऐसा, सीए ऐसे कर सकते हैं ना, दे नो हाउ टू, उनको पता है कि किसकी बैलेंस शीट को कैसे दिखा सकते हैं बहुत अच्छे से, इफ दे वांट टू। कंट्रोल इन्फ्लेशन लिख लिया, उसके अंदर लिख लो प्रिवेंट द इकोनॉमी फ्रॉम, अपनी इकोनॉमी को ओवर हीट नहीं करने देना, प्रिवेंट द इकोनॉमी फ्रॉम ओवर हीटिंग। कंट्रोल इन्फ्लेशन लिखवा है ना, उसके अंदर है, इम्पैक्ट के अंदर जो कंट्रोल इन्फ्लेशन का पॉइंट है उसके अंदर है, प्रिवेंट द इकोनॉमी फ्रॉम ओवर हीटिंग एंड एक्सपीरियंसिंग अनस्टेबल level of inflation, overheating and experiencing unstable levels of inflation। ठीक है, मैंने बहुत बार एक टर्म यूज करा है टैक्स, तो अब मैं थोड़ा सा टैक्स के ऊपर डिस्कस करूंगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट टैक्स एंड एन इनडायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स ऐसे होते हैं जिसका इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों सेम इंसान पर होगा। पहले लिख लो टैक्सेस, मतलब पहले हेडिंग लिख लो। मैंने बोला टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसमें इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों एक ही इंसान पर होता है। मतलब कि आपकी इनकम है तो इम्पैक्ट आपको आपके ऊपर आएगा, बिकॉज यू आर लाइबल टू पे द टैक्स। इंसिडेंस मतलब हु इज एक्चुअली पेइंग द टैक्स,
इनकम टैक्स का आप लाइबिलिटी किसी और पर नहीं डाल सकते, क्योंकि इनकम आपके नाम पर आ रही है, आपके अकाउंट में आ रही है, एंड आप ही को देनी पड़ेगी, राइट? वो शिफ्ट कर सकते हो आप बर्डन। द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऐसे टैक्सेस को हम डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, जिसका टैक्स इम्पैक्ट और टैक्स इंसिडेंस एक ही इंसान पर होता है। समझ आ गया? इम्पैक्ट क्या होता है कि इनकम आपके नाम पे है, इंसिडेंस मतलब ये पे कौन कर रहा है, आप ही पे करोगे ना। समझ आ गया? अब मैं इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करूं, इसमें क्या होता है, द बर्डन कैन बी शिफ्टेड। टैक्स इंसिडेंस और टैक्स इम्पैक्ट दोनों अलग 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 इंसान पे पड़ता है। कैसे? अगर सपोज जीएसटी लगा हुआ है किसी गुड पे, आप गए मार्केट, आपने, आप चाहते हो खरीदना, राइट? इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा, बट आपने नहीं खरीदा, आपकी जगह आके किसी और इंसान ने वो चीज बाय कर ली, तो इंसिडेंस किसी और पे पड़ रहा है। टैक्स इम्पैक्ट आप पे पड़ सकता है, बट टैक्स इंसिडेंस यू आर नॉट लाइबल टू पे, बिकॉज आप वो सर्विसेज को कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो। शिफ्ट हो गया बर्डन। या आपने कोई चीज खरीदी, आपने किसी और से पे करवा दिया, ये भी तो हो सकता है, कर सकते हैं ना। तो टैक्स इंसिडेंस तो कोई और बेयर कर रहा है उस टाइम पे। जीएसटी के साथ अगर बिल आप देखते हो, उसमें नीचे आता है ना इंक्लूडिंग जीएसटी, आपका किसी और ने बिल पे कर दिया, तो मुझे देना था बट दे किसी और ने मेरे नाम पर दिया है, तो टैक्स इंसिडेंस शिफ्ट हो गया है। सिंपल। तो डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस where the burden of tax cannot be shifted। डायरेक्ट में कभी शिफ्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट में शिफ्टिंग हो जाती है फ्रॉम इम्पैक्ट टू इंसिडेंस पे। पहले तो लिख दो, लिख दिया, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड अंडर डायरेक्ट टैक्सेस। समझ आया? कुछ पूछना है? The burden of tax cannot be shifted, that is both the tax impact and tax incidence lies on the same person, कैन नॉट बी शिफ्टेड। नहीं, आप बदल सकते ना, आपका इनकम टैक्स है, आप ही को पे करना पड़ेगा। टैक्स इम्पैक्ट एंड टैक्स इंसिडेंस लाइज ऑन द सेम पर्सन। समझ आ गया? टैक्स इम्पैक्ट मतलब आपके नाम पर आए, हु शुड पे, बट इंसिडेंस है हु इज एक्चुअली पेइंग, हु एंड्स अप पेइंग। देना किसको था एंड हु इज एक्चुअली पेइंग, लिख लो। इसमें हाँ, lies on the same person, burden cannot be shifted and it lies on the same person। समझ आया? इसमें क्या है, बर्डन कैन बी शिफ्टेड। देना पड़ेगा, बट आप दे रहे हो। अगर आपके बिहाफ पे कोई और दे दे, या जरूरी भी नहीं है ना आप खरीदो, आप जा भी तो सकते हो, तो वो टैक्स इंसिडेंस कोई और इंसान लेगा, वो बियर करेगा। हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। जो वैट था, वैट क्या होता था वो, हाँ मतलब ये तो फुल फॉर्म हो गया है तो मतलब क्या होता था, पहले ना स्टेप जो टैक्सेस होते थे वो बहुत कम्बरसम थे, हर लेवल पर हो रहे हैं, हर बहुत कंफ्यूजिंग था, उसको बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस करके हम एक टैक्स लेकर आए थे, जीएसटी पे। तो यही है, अगर एक प्रोड्यूसर किसी और से सामान ले रहा है, तो वो इंक्लूडिंग जीएसटी उसको पे करेगा। ऐसे ही कर रहे हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल वैल्यू पर ही नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फाइनल वैल्यू पर लगता है जो हम ले रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या पे करते होंगे कि अगर कोई चीज खरीद रहे हैं, उस चीज पे अगर कोई टैक्स होगा तो वो पे करेंगे। समझ आया? हाँ, हाँ, ये अभी नहीं, बीच में नहीं, मतलब जो डाउट है ना, जब मैं जीएसटी पढ़ाऊंगी तब है इसमें टॉपिक। हम्म। क्योंकि प्रोड्यूसर भी कंज्यूमर है कहीं ना कहीं तो।
हाँ, तो ये डाउट क्या है? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन। हम्म। मुझ मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि उस पर टैक्स लगता है। लगता है? जीएसटी नहीं लगता होगा बट उस पे। हाँ, अलग लगते हैं। कुछ गुड्स और सर्विसेज जीएसटी में इंक्लूड नहीं होते हैं, सम आर देम। ठीक है, चलो लिख दिया। बर्डन कैन बी शिफ्टेड एंड टैक्स इम्पैक्ट एंड टैक्स इंसिडेंस लाइज ऑन टू डिफरेंट पीपल। उसके अंदर एग्जांपल लिख लो जीएसटी और उसके अंदर एग्जांपल लिख लो इनकम टैक्स। इसके अंदर कॉर्पोरेट टैक्स भी होता है, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारे जो है। ये हु शुड पे टैक्स इंसिडेंस है हु एक्चुअली पेज। ठीक है, किसकी? टैक्स की। टैक्स तो एक ऑब्लिगेशन होती है जो आप हम सबको देना पड़ता है, राइट? आप उस मतलब एक चीज को आप यूज कर रहे हो, उस चीज को यूज करने के लिए यू हैव टू पे समथिंग, राइट? ये करते हैं हम, तो उसके बदले आपसे उस सर्विस को यूज करने के लिए कुछ टैक्स लेते हैं। और टैक्स इसलिए जरूरी है क्योंकि टैक्स ही सोर्स है गवर्नमेंट का मेजर, जिससे उनको रेवेन्यू मिलता है, राइट? गवर्नमेंट में तो पैसे कमाएगी ना, अगर गवर्नमेंट आपको कोई सर्विस दे रही है उस पर कोई टैक्स तो लेगी, राइट? हम्म। डायरेक्ट का इनकम है, कॉर्पोरेशन टैक्स भी लिख सकते हो। हो गया। अब कुछ टैक्सेस होते हैं जो इनकम के लेवल के साथ साथ बढ़ते पड़ते वो टैक्स रेट भी बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको इनकम टैक्स ही बताया, जिसकी ज़्यादा इनकम होगी उसको ज़्यादा टैक्स रेट देना पड़ेगा। तो ऐसे टैक्सेस जो इनकम के साथ साथ बढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेस। ऐसे टैक्सेस जो इनकम के साथ साथ कम होते हैं दे आर नोन एज रिग्रेसिव। और ऐसे टैक्सेस जिनका इनकम के बढ़ने या कम होने से या बढ़ रहे हैं तो वो प्रोपोर्शनली बढ़ रहे हैं, जितनी इनकम बढ़ रही है उतना ही टैक्स रेट बढ़ रहा है, ऐसे टैक्सेस को हम प्रोपोर्शनल टैक्स बोलते हैं। मैं लिखवाती हूँ, एक है प्रोग्रेसिव, एक है रिग्रेसिव और एक है प्रोपोर्शनल। तो प्रोग्रेसिव होते हैं जो, सुन लो पहले, इनकम के साथ साथ जो टैक्सेस बढ़ते हैं कुछ ऐसे, इनकम भी बढ़ रही है तो टैक्स रेट भी बढ़ रहा है, ठीक है? और रिग्रेसिव क्या होगा, अगर इनकम बढ़ रही है तो टैक्स रेट कम हो रहा है, उस उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है बट ओके। और प्रोपोर्शनल, जितने से बढ़ रहा है वो एकदम सेम अमाउंट से बढ़ेंगे। समझ आ रहा है? दिस इज, ये लिख लो। अब इसमें थोड़ी सी मैथ्स आ जाएगी। इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। कौन? सही में? एनीवेज कोई बात नहीं। जब कोई चीज, हाँ तो आपने ये तो बोला कि उनके पास तो इनकम है ही नहीं तो वो टैक्स दे ही नहीं रहे, तो उनके लिए तो सेम ही रहेगा ना कि आप कितने भी टैक्स बढ़ा तो हम तो दे ही नहीं रहे, बिकॉज उस स्लैब में ही नहीं आ रहे। जो इनकम टैक्स आज नहीं दे रहे हैं वो तो इसी में है ना। और अगर वो कोई गुड भी कंज्यूम नहीं करे तो उनका जीएसटी भी नहीं है। ठीक है, आप ये पूछ रहे थे ना इसमें क्या अंतर है। ये जो है इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपका टैक्स रेट बढ़ रहा है, आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है ना, आपका टैक्स भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। आप देख रहे हो ये बढ़ने का ही तो साइन है ना? और ये भी बढ़ रहा है, और ये है कि रेट बहुत तेज है। ठीक है,
यहाँ पे जिस तेजी से बढ़ रहा है वो इतनी तेज नहीं है, इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, रेट कम है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी चीजें बढ़ रही है यहाँ पे उस स्पीड से आपका टैक्स नहीं बढ़ रहा, और प्रोपोर्शनल में दोनों सेम तरह से बढ़ रहे हैं। समझ आ गया? देखो अब प्रोग्रेसिव टैक्सेस, हम्म, it is a tax in which देखो सेकंड हाफ में आके ना क्लास का डेकोरम मत खराब करो, ठीक है। फर्स्ट हाफ मेरा बहुत अच्छा गया है और मेरा सेकंड हाफ मत खराब करो प्लीज। आई हैव स्टार्टेड अ वेरी न्यू टॉपिक, शायद आप अभी सीरियसली नहीं पढ़ रहे बट कुछ बच्चे बहुत सीरियस पढ़ने के लिए बैठे होंगे, राइट? समझ आया? मेरे को बार बार आवाज़ें आ रही हैं व्हेन आई एम राइटिंग समथिंग, और जब मैं कुछ बार बार एक्स्ट्रा नॉइज सुनती हूँ ना तो मेरा भी ध्यान इतना कंसंट्रेटेड नहीं रहता है। अननेसेसरी डाउट्स, अननेसेसरी बातें और अननेसेसरी डिस्कशंस क्लास के बाद, आफ्टर 5:30 आपके पास ज़िंदगी में बहुत टाइम है, जितनी बातें करनी है आप कर लेना। क्लास के बिटवीन में अपने जो चैटर कर रहे हो ना बार बार, उसके जैसे बाकी बच्चों को भी आई एम श्योर कुछ तो सुनाई दे रहा होगा, राइट? कुछ तो जा ही रही होंगी आवाज़ें। फर्स्ट हाफ में कोई आवाज़ नहीं थी, 1% भी आवाज़ नहीं थी, तो मैं क्या समझूं? सेकंड हाफ में आप ही आए हो ना, तो दोनों दो ही लोग आए ना सेकंड हाफ में, पहले की क्लासेस ली नहीं है, फर्स्ट हाफ मिस हुआ है, सेकंड हाफ में नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, उसमें भी बातें करनी है। गुड प्रायोरिटीज इन लाइफ। A progressive tax is a tax in which the tax rate increases as the taxable amount increases. As the taxable amount increases. Next है regressive tax. हमारे तो दोनों है, रिग्रेसिव में जीएसटी है, प्रोग्रेसिव में इनकम है। जीएसटी रिग्रेसिव में इसलिए मैंने बोला जो इनकम के साथ साथ बढ़ रहे हैं और वो टैक्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, राइट? अब अमीर की इनकम बहुत ज्यादा है कंपेयर्ड टू द टैक्स ही इज पेइंग ऑन जीएसटी। जीएसटी तो सबके लिए सेम है। अगर एक चीज पे सिर्फ 2% या 5% लग रहा है इन केस, और जिस इंसान की इनकम बहुत ज्यादा है उसका अमाउंट ऑफ पेइंग तो कम ही रहेगा ना, और अगर उस इंसान की इनकम बढ़ भी जाती है तब भी वो उतना ही अमाउंट पे करेगा। सिमिलरली ये पुअर के साथ भी है, पुअर को भी सेम जीएसटी देना पड़ रहा है कंसिडरिंग उसकी इनकम कम है। कम इनकम के बावजूद भी उसे सेम अमाउंट देना है, ज्यादा इनकम के बावजूद भी रिच इंसान को ज्यादा पे नहीं करना, सेम करना है। तो हमारी इकोनॉमी में इफ यू सी बेटर इज प्रोग्रेसिव। वाई? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में इनकम इनइक्वालिटी है। इनकम इनइक्वालिटी को डील करने के लिए आप प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगाओ, ऐसा ज्यादातर माना जाता है। क्योंकि रिग्रेसिव में क्या हो रहा है, जीएसटी पर लग रहा है, जीएसटी रिग्रेसिव है, जितनी जितनी इनकम बढ़ रही है उतनी तेजी से टैक्स नहीं बढ़ रहा है, नहीं हो रहा ना। तो अगर आपको एक गैप को खत्म करना है इन दोनों के बीच में तो आपको प्रोग्रेसिव पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि प्रोग्रेसिव क्या करेगा, जितनी ज्यादा इनकम उतना वो टैक्स देंगे, तो उनसे वो टैक्स लगकर वहां से मिलेंगे तो इकोनॉमी में आएगा। बट जीएसटी में तो ये है ना कि एक ब्रेड लेने पर जो इंसान रिच भी दे रहा है और जो पुअर भी दे रहा है वो सेम ही दे रहा है, तो कुछ क्या इनकम इनइक्वालिटी तो खत्म ही नहीं हो रही। इनडायरेक्ट टैक्सेस में प्रोग्रेसिव आ ही नहीं पाएगा। मैंने बोला है या तो फिर इसमें टैक्स रिफॉर्म्स जब आप लाओगे तो उसको और स्ट्रिंजेंट करो, लाइक थोड़ा और बढ़ा दो रिच के लिए, कुछ रिच लोगों के लिए करो जिनसे कि उनकी जो इतनी एक्सेसिव इनकम है वो थोड़ी सी रिलीज हो डायरेक्ट में। प्रोग्रेसिव टैक्सेस में डायरेक्ट ही आते हैं ज़्यादातर, डायरेक्ट ही आएंगे ना। जो इनकम के साथ साथ बढ़ते बढ़ते कौन से टैक्स है, इनकम टैक्स ही है। आपकी इनकम बढ़ रही है उसी हिसाब से वो टैक्स भी बढ़ रहा है। अब ये बढ़ता हुआ कैसे लग रहा है कि आपकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना टैक्स लगेगा तो आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। पुअर तो उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं कर रहा, तो क्या देगा। अब जो रिग्रेसिव पर अगर हम फॉलो करें
तो रिग्रेसिव में मैंने जीएसटी का एग्जांपल लिया है. जीएसटी इज अ टाइप ऑफ रिग्रेसिव टैक्स, राइट? तो रिग्रेसिव टैक्स डज नॉट हेल्प इन रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम इन द कंट्री, बट प्रोग्रेसिव टैक्सेस कैन डू दैट. ओके, तो आपने रिग्रेसिव की डेफिनेशन लिख ली. सो रिग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स imposed in such a manner, it is a type of tax that is imposed in such a manner that the tax rate decreases as the amount subject to taxation increases. The amount subject to taxation increases. समझ आ गया तीनों तरह? और प्रोपोर्शनल में लिख दो, इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स imposed such that the tax rate is fixed with no change as the taxable amount increases or decreases. अगर इन तीनों ग्राफ को एक साथ प्लॉट करें, ये वाला कौन सा है? ठीक है, देख लिया? अभी तक चीजें समझ आई? फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टूल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, जो जिसका इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन पे आता है, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिसका बर्डन कैन बी शिफ्टेड एंड टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट लाइज ऑन टू डिफरेंट पीपल, राइट? इतना समझ आ गया? देन आई टॉक्ड अबाउट प्रोग्रेसिव टैक्सेस, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल. ओके, अब आगे करते हैं. क्या होता है? देखो देखो, मैं जब आपको बता रही थी ना, आप सुन नहीं रहे थे, यही मैं बोल रही थी. कभी कभी जो चीज़ें ना बहुत टेक्निकल है, एक बार ही सुन लो फिर यू कैन डिस्कस. प्रोग्रेसिव जो इनकम के साथ साथ बढ़ रहे हैं, रिग्रेसिव जो इनकम के साथ साथ नहीं बढ़ रहे टैक्स. इनकम तो बढ़ रही है बट टैक्स रेट नहीं बढ़ रहा है. कैसे? जैसे अगर आप जीएसटी लो, राइट? जीएसटी अगर एक रिच इंसान है और पुअर इंसान है, दोनों अमाउंट तो सेम पे करेगा. रिच की इनकम बढ़ रही है, पुअर की नहीं बढ़ रही है, स्टिल दोनों जीएसटी का अमाउंट सेम ही पे करेंगे. समझ आया? कैसे? अगर एक उसने कुछ भी खरीदा, उसमें 10% वो जीएसटी पे कर रहा है, रिच इंसान जिसके पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए हैं, उसका 10% तो उतना ही निकलेगा अमाउंट जितना उसे पे करना है. सपोज 100 रुपये का सामान आ गया, और अगर वही एक पुअर इंसान लेने जा रहे हैं, उसका भी 100 रुपये का है. तो इसमें मैं आपको ये बोल रही थी कि इनकम इनइक्वालिटी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, जो प्रोग्रेसिव में होती है. क्योंकि प्रोग्रेसिव में क्या होता है, जैसे जैसे टैक्सेस बढ़ रहे हैं, आप वैसे वैसे टैक्स अमाउंट, सॉरी, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आप टैक्सेस बढ़ा रहे हो. अगर आप जैसे पढ़ते हो, स्लैब बदलते हैं कि 5 लाख से 25 लाख, 25 लाख से 50 लाख, तो टैक्स रेट बढ़ रहे होते हैं ना. यही है कि टैक्स इनकम के साथ साथ बढ़ रहे हैं, ये है. तो अगर जिसके पास ज़्यादा इनकम है वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा. तो अगर आपको इंश्योर करना है कि इकोनॉमी में इक्वालिटी रहे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी दोबारा हो जाए सही से, है ना, तो आप प्रोग्रेसिव को ज़्यादा प्रेफर करोगे. बट रिग्रेसिव क्या करता है? इट मेक्स द पुअर पुअरर एंड रिच रिचर. अब रिच रिचर ऐसा नहीं हो रहा कि उसे पैसे मिल रहे हैं, बट उसे कम पैसे देने पड़ रहे हैं, तो इनडायरेक्टली उसको हेल्प ही मिल रहा है. समझ आ गया?
नहीं, जीएसटी फिक्स्ड नहीं है। पहली बात तो जीएसटी अमाउंट पे फिक्स्ड है, बट आपकी इनकम के हिसाब से फिक्स्ड नहीं है। आप जिस हिसाब से दे रहे हो आपकी इनकम कैन वेरी, और जीएसटी उस हिसाब से, मैंने क्या लिखा है रिग्रेसिव में कि इनकम बढ़ने के साथ साथ भी अगर टैक्स रेट नहीं बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है ना, तो मतलब इनडायरेक्टली आपका टैक्स रेट उतना ही रह रहा है, बट इनकम तो बदल रही है। इसमें है कि आपका टैक्स रेट भी बढ़ रहा है और इनकम भी बढ़ रही है, दोनों प्रोपोर्शनली चल रहे हैं। समझ आया? सो डेवलप्ड, डेवलप्ड कंट्री कुछ भी लगाएं उनके में सब कुछ सक्सेसफुल चलता है, प्रोग्रेसिव भी लगता है उनका, रिग्रेसिव भी होगा काफ़ी जगह पर, क्योंकि हम लोग ने जो फॉलो करा है जीएसटी वगैरह वो कॉपीड है कहीं से, ऑलरेडी किसी नेशंस में चल रहा है, जो डेवलप्ड नेशंस है हमने उनसे थोड़ा सा आइडिया लिया है। ऑल्दो हमने जो हमने फूड रखा है, जो चीज़ें हमने उसमें इंक्लूड करी हैं वो डिफरेंट होंगी उनसे, बट ये कॉन्सेप्ट हमने कहीं से समझ के कंसिडर करा है। ठीक है, तो मतलब हम्म, देखो इतनी महंगी चीज़ें हैं ना वो, अगर वो नहीं लगाएंगे तो किस में बांटेंगे, मतलब ये आ जाएगा ना, स्कार्सिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, चीज़ें लिमिटेड हैं बट लोग इतने सारे हैं, तो उसके लिए प्राइस वो बढ़ा देते हैं काफ़ी ज़्यादा, टैक्सेस बढ़ा देते हैं, ऐसे करते हैं क्योंकि सबको नहीं दे सकते हैं, कोई चीज़ बहुत मुश्किल से प्रोड्यूस हो रही है, इकोनॉमी में जो यही प्रॉब्लम चलती है ना। तो अब हम पढ़ेंगे बजट के बारे में। मैंने आपको बताया कि बजट ही एक ऐसा टूल है जिससे ये दोनों चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं। ठीक है, लिख लो बजट। प्रोपोर्शनल टैक्स का एग्जांपल रुको लिखो। प्रोपोर्शनल टैक्स का एग्जांपल मुझे अभी आई कैन नॉट रिकॉल, आई विल चेक दैट। ठीक है, आप भी गूगल कर सकते हो इफ यू वांट। लिखो बजट। अब हो गया ना वो टॉपिक, वो कुछ और समझ रही थी। बजट क्या होता है सुना है, थोड़ा सा पढ़ा है कभी बजट जब आता है? है ना उसमें, तो बजट इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी। अरे मैं ये सब बताऊंगी ना, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर, ये सब बताऊंगी। जो थ्योरी पार्ट है वो वहाँ आपका कवर हो चुका होगा, लाइक जो जो 6-7 स्टेप्स होते हैं वो सब हो गया होगा ना, तो वो उसमें टाइम में नहीं लगाना और ठीक है ना, आप लिखो बजट, गवर्नमेंट बजट। इट इज, अच्छा क्या आपको पता है कि बजट वर्ड आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड भी नहीं है? उसकी जगह बजट वर्ड आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी जगह ये वर्ड नहीं है, लेकिन एक वर्ड है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस आर्टिकल के अंडर? ये कैसी स्टेटमेंट है जो बताती है कि आपकी कंट्री में कितने रेवेन्यू है, कितने एक्सपेंडिचर है, और आप उसको कैसे करोगे एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्या रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, क्या रेवेन्यू डेफिसिट होता है। थ्योरी पार्ट इज ऑल डन आई थिंक विद यू। सो लिखो, इट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 4-5 चीज़ें बोलूँगी। इट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑक्यूपेशनल टैक्स जो लेबर्स वगैरह पे करते हैं, अगर दिखा रहे हैं तो ऑक्यूपेशनल टैक्स आते होंगे, जो ऑक्यूपेशन पे लगते हैं, आप कोई काम कर रहे हो उसके हिसाब से भी तो यू आर पेइंग सम टैक्सेस। हाँ, अगर इफ इट्स मेंशन्ड, अब सी इतने सारे टैक्सेस हैं, आई के नॉट और एनी वन के नॉट स्टडी की कौन सा टैक्स इज वॉट टाइप ऑफ अ टैक्स, राइट, क्योंकि उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द टैक्स। अब रैंडमली आप आके ऑक्यूपेशनल बोल दोगे, आई हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड
थिंक व्हाट इज ऑक्यूपेशनल टैक्स, राइट? फिर मैं उसको कैटेगराइज करूँगी ना कि तीनों में कौन सा है, राइट? अब क्लास में आई एम टीचिंग बजट, सडनली अगर what are you guys doing? I am teaching budget, suddenly there is an occupational tax. पूरा फ्लो ही मेरा वियर्ड कर रहे हो आज. फर्स्ट हाफ नो इंटरप्शन, देर इज अ टाइम फॉर डाउट्स, यू कैन राइट डाउन योर डाउट्स. बीच में आप बोलोगे उतना टाइम वेस्ट होगा और उतनी मैं चीज़ें बता नहीं पाऊंगी, और आई एम श्योर उतनी चीज़ आप ग्रास्प भी नहीं कर पाओगे. एक ही दिन में सब नहीं समझ सकते हम. एक दिन में अगर आप पूरी बुक पढ़ने के लिए बैठोगे ना, कुछ समझ नहीं आएगा. यू गो स्टेप बाय स्टेप. यू अंडरस्टूड व्हाट इज रिग्रेसिव, you do some research on regressive, then you have doubt, come back and ask. That is the way we do it, right? There are steps, right? आप पढ़ते हो, आप समझते हो, आप दोबारा पढ़कर आते हो. समझ आ रहा है? कुछ पूछना आपको? अब मैं आई एम थिंकिंग अबाउट बजट एंड देयर इज सम, थोड़ा सा आई हैव टू आल्सो थिंक, राइट? सो लिखो, इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट as mandated by article 112 of the constitution. Next, it is presented before parliament and estimated receipts and expenditures of the government for a particular financial year. इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर मानते हैं, ठीक है? पर्टिकुलर ईयर, फाइनेंशियल ईयर running from 1st April to 31st March. Department of Economic Affairs is responsible for the preparation of the union budget that is presented to the parliament. अब बजट बनता क्यों है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट? अगर आप बजट नहीं बनाओगे, आप कुछ प्लान नहीं करोगे, आपके पास इतने एक्सट्रीम एक्सपेंडिचर्स होंगे, इतने एक्सट्रीम रिसिप्ट्स होंगी, किसको कितना मिलना चाहिए, कहाँ से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, ये कुछ पता नहीं चलेगा, राइट? आप भी कुछ पढ़ने जाते हो, यू मेक अ प्लान, कितना टाइम देना है. तो सबसे पहले अगर आपको समझ आ रहा हो तो इट्स अ रिसोर्स एलोकेशन. आप किसी चीज़ को कैसे एलोकेट करने वाले हो, इट टॉक्स अबाउट दैट, राइट? सबसे पहले लिख लो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, उसके अंडर एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. रिसोर्सेज पता है, उसको एलोकेट कैसे करना है? ऑप्टिमली एलोकेट करना. ऑप्टिमली मतलब जिसको जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है. स्कार्सिटी चीज़ों को भी एकदम प्रॉपरली हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा है टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट. reduce poverty and increase employment. Fair distribution of, next point, fair distribution of income tax
एंड सब्सिडीज। इनकम टैक्स एंड सब्सिडीज, ठीक है। नेक्स्ट, टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। लिख लिया? तो गवर्नमेंट बजट में दो चीज़ें होती हैं, एक रिवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। रिवेन्यू मतलब जो शॉर्ट टर्म चीज़ों से डील कर रहा है, शॉर्ट टर्म मतलब जो बार बार चीज़ें हो रही हैं, और कैपिटल मतलब जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चीज़ों से डील करेगा, जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस है, ये लॉन्ग टर्म रिवेन्यू है। गवर्नमेंट के पास लॉन्ग टर्म रिवेन्यूज भी आते हैं और लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। जो नॉन रेकरिंग होते हैं और जो लॉन्ग टर्म होते हैं उसको हम कैपिटल मानते हैं, ठीक है, कैपिटल बजट। और जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू में होता है शॉर्ट टर्म, रेकरिंग, एंड देर इज नो क्रिएशन ऑफ एसेट और रिडक्शन इन लाइबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि कोई एसेट नहीं बन रहा है, ऐसा मैं खर्चा कर रही हूँ जिससे कोई एसेट नहीं बन रहा, और इस खर्चे से कोई लाइबिलिटी भी खत्म नहीं हो रही है। गवर्नमेंट के पास एसेट होते हैं, लाइबिलिटीज़ भी होती है, बैलेंस शीट में दोनों होते हैं, कि मैं एक ऐसा एक्सपेंडिचर करूँ जिससे ना मेरे एसेट्स को बन रहे हैं और ना मेरी लाइबिलिटीज़ खत्म हो रही हैं, और ये शॉर्ट टर्म है। लेकिन जो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स बताए हैं, उससे मैंने बोला था लॉन्ग टर्म है। तो कुछ ऐसे खर्चे कर रही है गवर्नमेंट जिससे शायद कोई एसेट बन रहा है, लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट कर रही है, या कोई लाइबिलिटी खत्म हो रही है। समझ आया? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो एसेट हो गया, अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हो वो आपका उसमें चला गया। समझ आया? थोड़ा सा क्या बोला मैंने कि गवर्नमेंट बजट में दो क्राइटेरिया होते हैं, एक रिवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। रिवेन्यू आपका शॉर्ट टर्म रेकरिंग चीज़ों से डील करता है, और कैपिटल में दोनों होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म चीज़ें जिसमें क्या होता है, एसेट या तो फिर बन रहा है या लाइबिलिटी गवर्नमेंट की कम हो रही है, ठीक है। अब रिवेन्यू बजट में दो चीज़ें होती हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसिप्ट्स। जो मैं बता रही हूँ वो मैं लिखूंगी, पहले मैं सिर्फ ओरली एक माइंड मैप आपको दे रही हूँ कि रिवेन्यू बजट में दो चीज़ें होती हैं, रिवेन्यू डेफिसिट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट नाम से समझ आ रहा है पैसे आ रहे हैं, रिवेन्यू मतलब शॉर्ट टर्म, मतलब डेली कहीं से पैसे आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं ऐसे ही। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब छोटे खर्चे, पेंशन्स देती है गवर्नमेंट, सैलरीज देती है गवर्नमेंट, डे टू डे कुछ एक्सपेंडिचर से मीट करती है। अब जब गवर्नमेंट सैलरी किसी को दे रही है, क्या उससे कोई लाइबिलिटी खत्म हुई या कोई एसेट बना मेरा? इसीलिए तो मैंने बोला कि शॉर्ट टर्म है, रेकरिंग है, और ना कोई एसेट बन रहा है ना कोई लाइबिलिटी खत्म हो रही है, तभी मैंने इसको नाम दिया रिवेन्यू के अंडर। खर्चा हो रहा है तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट्स होंगी जब आपको पैसे मिल रहे हैं। कैसे पैसे मिलते हैं आपको? हाँ, पहले तो आपके पास बहुत सोर्सेज होते हैं, एक टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस आपका डायरेक्ट भी होगा, नॉन डायरेक्ट भी होगा, और कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो नॉन टैक्स से भी होते हैं, जो आप बोल रहे हो। फीस हो गया, गवर्नमेंट ने किसी से फीस लिया, मैंने अभी बताया कोई इंसान है जिसकी प्रॉपर्टी होती है एंड दैट पर्सन डाइज, तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के अंदर शिफ्ट हो जाती है अगर उस प्रॉपर्टी का कोई होल्डर नेक्स्ट नहीं बचा होता है। समझ आया? अब बात करते हैं इधर कैपिटल की। कैपिटल बजट भी दो पार्ट में है, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट मतलब लॉन्ग टर्म रिवेन्यू, पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, रिवेन्यू नहीं, रिसिप्ट्स। लॉन्ग टर्म पैसे गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएंगे? किसी ने मुझे लोन दिया है, आपके माइंड में लोन सुन के आएगा कि लाइबिलिटी है, बट पैसे तो आ रहे हैं, पैसे तो आ रहे हैं, तो ये मैंने लगा दिया कैपिटल रिसिप्ट में। अब मैंने बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मेरा लॉन्ग टर्म खर्चा हो रहा है। अब मैंने किसी का लोन पे कर दिया, एक तरफ से मैं आई एम थिंकिंग कि वाओ इट इज़ वेरी गुड, मेरी एक लाइबिलिटी खत्म हो गई, एक बोझ मेरा खत्म है, मैंने लोन पे कर दिया, बट यहाँ पे मैं उसका एक्सपेंडिचर ही तो मानूंगी, खर्चा तो मैंने कर दिया। बजट तो यही दिखा रहा है ना कि आपके कितने रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं या रिसिप्ट्स हैं, कितने एक्सपेंडिचर हैं। वो एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, उस एक्सपेंडिचर से कोई एसेट बन भी सकता है, कोई लाइबिलिटी भी खत्म हो सकती है। समझ आया थोड़ा बहुत? माइंड मैप थोड़ा मिला कि गवर्नमेंट बजट दो तरीके में आता है, कैपिटल बजट और रिवेन्यू। रिवेन्यू शॉर्ट टर्म में डील करता है, रेकरिंग चीज़ों में डील करता है, जिससे कोई एसेट नहीं बनती, कोई लाइबिलिटी नहीं खत्म हो रही होती है। और जो कैपिटल होता है वो लॉन्ग टर्म
नॉन रेकरिंग और जिसमें कोई एसेट बन सकता है या कोई लाइबिलिटी हमारी रिड्यूस हो रही है। समझ आ गया इस? हाँ, बार बार जा रहा है। रेकर मतलब रिपीट, रेकरिंग मतलब विच आर रिपीटिंग। हाँ, कैपिटल स्कीम एक दिन के लिए, एक साल के लिए बनती ही नहीं है, लॉन्ग टर्म स्कीम्स ही बनती हैं। और अगर आप खुद एक साल बाद किसी स्कीम को स्टडी करोगे कि उसका क्या इम्पैक्ट है, तो लॉन्ग टर्म में जाएगा। मैं फ्लो चार्ट से एक बारी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, पहले मैं नॉर्मली आपको समझाऊंगी। नॉन टैक्स पेंशंस। गेटिंग अ लोन या बोरोइंग, और वो रीपेमेंट ऑफ अ लोन। लाइबिलिटी है, बट हम ये सोचते हैं कि हमें पैसे मिल गए ना, हम ये रिसिप्ट में डाल दो। पैसे कहाँ से आ रहे, रिसिप्ट, पैसे कहाँ जा रहे, एक्सपेंडिचर। वो बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी आपका चलता है कि लोन है तो वो लाइबिलिटी है, एसेट है तो कुछ मिल रहा है तो एसेट है। रिवेन्यू रिसिप्ट, पहली बात तो रिसिप्ट्स, रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू मतलब डेली रेकरिंग चीज़ें जब होती हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब आपके पास ऐसी जगह से पैसे आ रहे हैं जो शॉर्ट टर्म हो। जैसे कि आपको किस, आप गवर्नमेंट हो, ठीक है, आपको टैक्स मिल रहा है, शॉर्ट टर्म है, बार बार मिलते रहेंगे, आज मिलेगा अगले साल फिर मिलेगा, ऐसे होंगे, राइट। और मैंने क्या बोला, रेकरिंग होते हैं,
इस ऐसे खर्चे या ऐसे पैसे आने से आपकी कोई एसेट नहीं बनता, ना कोई लाइबिलिटी खत्म होती है। स्पेसिफिकली अगर मैं रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करूँ तो ऐसी जगह से मेरे पास पैसे आ रहे हैं जो रेकरिंग होंगे, शॉर्ट टर्म होंगे, और ऐसे पैसे आने से कोई मेरी एसेट नहीं बनेगा और कोई लाइबिलिटी में मेरा फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें इन दोनों में कोई एसेट नहीं बनता, कोई लाइबिलिटी खत्म नहीं होती। उसमें होता है अगर कैपिटल रिसिप्ट है, मतलब मेरे पास बोरोइंग है, बोरोइंग से मेरे पास पैसे आए ना, तो मेरे पास पैसे आने का मतलब है कि रिसिप्ट तो आ गई। बट अगर आप किसी से बोरो कर रहे हो, वो आपकी लाइबिलिटी है, तो क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी हो गई है, इवन दो इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट। समझ आया कि ऐसा पैसा आ रहा है विच इज इवेंचुअली लीडिंग टू सम क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, बट आपके पास मनी आ रहा है तो आपने उसे रिसिप्ट में कर दिया। बजट आपका ये नहीं देखता है कि कहाँ से आ रहे हैं पैसे, वो ये देख कि आपका एसेट है या लाइबिलिटी है, वो देख रहे हैं अगर पैसे आ रहे हैं लॉन्ग टर्म है कैपिटल, अगर पैसे जा रहे हैं शॉर्ट टर्म है तो कैपिटल। समझ आ गया? आया समझ? ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स, अब ये वाला पार्ट पढ़ेंगे पहले। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स। पहला लिख लो रेवेन्यू रिसिप्ट। लिख लिया? रेवेन्यू रिसिप्ट्स comprising of tax revenues and non-tax revenues, tax revenues and non-tax revenues, which do not create a asset or reduce any liability. लिख लिया? लिखो टैक्स रिवेन्यूज, इसके अंडर लिखो टैक्स रिवेन्यूज, हाँ, टैक्स रिवेन्यूज, tax revenue is the main income for the government, which is derived from taxation, some sources of taxes are नीचे एक और लाइन डाल के लिखो डायरेक्ट टैक्स, जो मैंने आपको बताई थी ना वो यहाँ पर आएगा। डायरेक्ट जिसका इंसिडेंस सेम इंसान पर होता है, शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट जिसमें आप शिफ्ट कर सकते हो। आप एग्जांपल लिख सकते हो। डायरेक्ट टैक्स में लिख लो पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स भी आएगा, गिफ्ट टैक्स भी आएंगे, वेल्थ टैक्स। जब अगर आपके पास बाहर वगैरह से भी चीज़ें आ रही हैं उसमें भी लगते हैं टैक्सेस। इनहेरिटेंस टैक्स पे लगना चाहिए। इनहेरिटेंस टैक्स बाहर काफ़ी लगता है, यहाँ नहीं लगता, मेरे इतना नहीं लगता होगा अगर लगता होगा तो। और अगर अगर हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की, तो मेरे हिसाब से इनहेरिटेंस टैक्स को बढ़ा देना चाहिए, तभी तो ख़त्म होगी। अगर आप एक बात सोचो जिसकी, वैसे आप ये सोचोगे कि मैम ये तो उसी इंसान के ग्रैंड पेरेंट्स की ही प्रॉपर्टी है, उसे ही मिलनी चाहिए, तो बात तो यही है ना।
तो फिर आप इनइक्वालिटी की बात मत करो, अगर आप ऐसे ही रहना चाहते हो, राइट। अगर आप चाहते ही नहीं हो कुछ बदले, तो आप बात मत करो। अगर आप बोल रहे हो कि मैम ये बदल जाना चाहिए, तो आप पहले इनहेरिटेंस लेना बंद करो। आप इनहेरिटेंस लेना बंद करो, नाउ यू कैन स्टैंड अप फॉर दैट पॉइंट कि यस, मैं कोई इनहेरिटेंस नहीं ले रहा हूँ, मेरी तरफ से इनइक्वालिटी का पॉइंट बहुत क्लियर है, मैं नहीं करता हूँ, मैं खुद बनाऊंगा कोई प्रॉपर्टी और मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी नहीं दूंगा। दिस इज इनइक्वालिटी को मैं खत्म ऐसा करना चाहता हूँ। एक इंसान से तो नहीं होता सब कुछ, बट स्टार्ट एक ही से होता है, राइट। आप स्टार्ट करोगे विद अ परसेप्शन दैट आई कैन ट्राई एटलीस्ट। आप खुद इनहेरिटेंस ले रहे हो और खुद आप बात करो कि इनइक्वालिटी है, इनकम नहीं सही हो रही है, क्या हो रहा है हमारे साथ, तो मत बात करो उस पर, ठीक है। नहीं, आई थिंक ये फॉरेन में लगता है। हाँ, अब्रॉड लगता है, यहाँ नहीं लगता। इसीलिए हम इनइक्वालिटी बहुत सफ़र करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, एक बहुत रिच इंसान की प्रॉपर्टी नेक्स्ट उसी के ही किसी होल्डर को चली जाती है फैमिली में, तो वो एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहती है और शायद वो और भी उसको ग्रो कर लेता है, तो वो ऐसा रहता है। तो हम अगर बात करें आपको इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है, तो पहली बात तो ये जो इतना स्टॉक्ड अप इनहेरिटेंस है किसी के पास, उसको नॉर्मलाइज करो। और एक कब होगा जब इंसान खुद इनहेरिट ना करे, या तो फिर उस पर बहुत ह्यूज टैक्स हो, तो इंसान सोचेगा ना लेने से पहले। अगर आप इनहेरिटेंस टैक्सेस, आपको पता है कि जैसे आपके नाम पर आ जाएगा आपको इतना टैक्स तो देना पड़ेगा, तो लोग इनहेरिटेंस के नाम से भागेंगे। और अभी क्या होता है, अभी हमें ये भी दे दो वो भी दे दो, अभी तो हम सब इनहेरिट करने के लिए रेडी रहते हैं, राइट, कि सब मिल जाए, कुछ भी ना बचे बस। और इनडायरेक्ट में लिख दो सर्विस टैक्सेस, जीएसटी एग्जाम्पल में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो है। हाँ, इनडायरेक्ट के अंदर सर्विस टैक्स हो गया और या जीएसटी हो गया। समझ आया बेटा। रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बजट के पार्ट्स होते हैं। और बजट क्यों बनता है? फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कुछ भी चेंजेस आपको गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में करना है, गवर्नमेंट खुद ऐसे नहीं कर देगी ना, वो लेकर आएगी अगले साल बजट, जब वो एनालाइज करेगी कि मेरे को इकोनॉमी में बूस्ट करना है, और आई थिंक कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी में और पैसे लाने हैं, तो इट विल मेक सम इम्प्लीकेशन इन द बजट कि अगले साल वो बजट में ज़्यादा पैसे अलॉट हो जाएंगे, कुछ ऐसा ही होगा, या टैक्सेस कम हो जाएंगे, है ना। ये उसके अलावा तो होता नहीं है कि गवर्नमेंट रैंडमली कुछ भी कर रही है, कुछ स्कीम के अंडर ही कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, ये सब होता रहता है। अब नॉन टैक्स रिवेन्यूज भी होते हैं, समझ आया अभी तक का? एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, एक कैपिटल है। रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ से आती है? टैक्सेस से, नॉन टैक्स से। अब हम पढ़ेंगे नॉन टैक्स। इट इज़ द रेकरिंग इनकम। रेकरिंग मतलब जो बार बार होगी, रेवेन्यू मतलब जो बार बार हो रही है। कैपिटल लॉन्ग टर्म चली जाएगी, और लॉन्ग टर्म बार बार नहीं होती। एक ह्यूज 20 करोड़ का लोन आप एक ही बार लोगे, बार बार नहीं लोगे, रेकरिंग नहीं करोगे। रेकरिंग में आपका शॉर्ट टर्म आएगा, जो ये दोनों है। समझ आया? सो नॉन टैक्स रिवेन्यू में लिखो, इट इज़ अ रेकरिंग इनकम, इट इज़ अ रेकरिंग इनकम earned, it is the recurring income earned by the government, लिख देती हूँ, रेकर। लिख लिया? सो नॉन टैक्स रिवेन्यूज ऐसे रिवेन्यूज होते हैं, ऐसी इनकम होती है जो गवर्नमेंट अर्न करती है, कहाँ से? फ्रॉम सोर्सेज अदर दैन टैक्स। नॉन टैक्स पहले तो आपका था टैक्स रेवेन्यू, और इसी के अंदर आप दूसरा लिख दो नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्सेस, जो टैक्स नहीं लग रहे उसके अलावा कुछ आपको समझ आ रहा है? अभी तक कोई डाउट? पूछ सकते हो, अगर है तो आप पूछो। फ्रॉम सोर्सेज अदर दैन टैक्स। हाँ,
अब समझ आया ना? अभी तक हम रैंडमली इसको पढ़ते थे, इतना कैटेगरी वाइज नहीं पढ़ते थे। अर्नड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम सोर्सेज अदर दैन टैक्स। अब चीज़ें फिर से स्टार्टिंग से बता रही हूँ, जिसने बाय चांस कोई पॉइंट मिस हो गया फिर से सुन लो, ठीक है? दोबारा, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी एक ऐसा टूल है जिससे गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग और टैक्सेस को बदलती है। क्यों बदलती है? क्योंकि उससे कुछ इकोनॉमी में चेंज लाना होता है, या बूस्ट करना होता है, या इन्फ्लेशन को टैकल करना होता है, या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी होती है। समझ आया? इसके वेरियस टूल्स होते हैं। क्या टूल्स हैं? या तो फिर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दो या कम कर दो, या टैक्स को बढ़ा दो या कम कर दो। दो तरीके की होती है, एक्सपेंशनरी होती है, एक कॉन्ट्रैक्शनरी होती है। एक्सपेंशनरी का एम होता है टू बूस्ट द इकोनॉमी, राइट? बड़ा करना, हमारी इकोनॉमी को बड़ा करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? यू विल इंक्रीज द स्पेंडिंग और यू विल रिड्यूस द टैक्सेस। एंड इफ यू वांट टू डू अ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, मतलब यू बहुत ज़्यादा वियर्ड हो रहा है, आपको थोड़ा स्टेबलाइज करना है, प्राइसेस बहुत हाई हो रहे हैं, तो आप बोलोगे ऐसा करो, कॉन्ट्रैक्शनरी कर दो। इसका है ही मेन टारगेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मैंने बताया, राइट? आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो यू विल रिड्यूस द स्पेंडिंग गवर्नमेंट की एंड यू विल इंक्रीज द टैक्सेस। जैसे टैक्स रेट बढ़ जाएगा, आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है ऐसे इनकम जो बची आपके पास आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस। सारी टैक्सेस दे दिया, अब कौन सी इनकम बची? दैट इज द डिस्पोजेबल इनकम। तो जैसे टैक्स रेट बढ़ेगा या कम होगा, उसका इम्पैक्ट डिस्पोजेबल इनकम पे आएगा। और एक कंज्यूमर के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम होती है, वही लेके वो मार्केट जाता है। अगर टैक्स रेट बढ़ जाता है तो वो इनकम खर्च करने में हेजिटेट करता है, ओके? और अगर टैक्स रेट कम हो जाता है तो वो इनकम को खर्च करने में हेजिटेट नहीं करता है। वो ज़्यादा खर्च करेगा, इकोनॉमी में ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा उससे, और कम करना है तो इन टैक्स बढ़ा दोगे, जिससे उसके हाथ में पैसे कम होंगे, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, एंड ही विल थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग एनी एक्सपेंडिचर। समझ आया? उसके बाद मैंने और क्या बात करी थी? कुछ फंक्शंस बताए थे फिस्कल पॉलिसी के। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। अगर आप कुछ भी मनी को इंजेक्ट करोगे इन द इकोनॉमी तो चीज़ें बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। समझ आया? बूस्ट होगी। और जब एम्प्लॉयमेंट होगा, इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, तो बाहर के लोग भी इंटरेस्टेड होंगे हमारी इकोनॉमी में, ग्रो हो रही है इकोनॉमी, तो बोलेंगे चलो इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। समझ आया? उसके बाद आई टोल्ड यू अबाउट बजट। बजट वर्ड एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन्ड है, इसकी जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन्ड है, आर्टिकल 112 के अंडर है। क्या करता है? एक ऐसी स्टेटमेंट है विच रिकॉर्ड्स द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का चलता है। सारे रेवेन्यू और सारे एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करता है। अब क्या है? रेवेन्यू बजट होता है और कैपिटल बजट होता है, ठीक है? रेवेन्यू बजट में दो चीज़ें आती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब ही होता है जब बार बार आए। अगर मैं अकाउंटिंग टर्म्स में बोलूँ, रेवेन्यू का मतलब सेल होता है, तो सेल्स बार बार होती है ना। सिमिलरली रेवेन्यू मतलब रेकरिंग चीज़ें जो बार बार हो। Revenue budget deals about short-term things, recurring things, and those things which neither create any asset or neither reduce any liability. कैपिटल बजट में आएंगे तो कैपिटल बजट लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, नॉन रेकरिंग होता है, एंड इट ईदर क्रिएट्स एनी एसेट और रिड्यूसेस एनी लाइबिलिटी। रेवेन्यू बजट दो तरीके का होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब शॉर्ट टर्म पैसे आ रहे हैं आपके पास, कैसे आ गए? टैक्सेस से आ गए या नॉन टैक्स से आ गए। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? शॉर्ट टर्म खर्चे गवर्नमेंट के। कौन कौन से हो सकते हैं? पेंशन दे रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, कुछ भी छोटा मोटा अपना गवर्नमेंट का जो खर्चा हो रहा है वो सब उसमें आ गया। कैपिटल भी दो तरीके का होता है बजट, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल का मतलब ही लॉन्ग टर्म होता है, पहली बात। कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब लॉन्ग टर्म रिसिप्ट्स, लॉन्ग टर्म पैसा कहाँ से आ रहा है, बहुत ज़्यादा बल्क। एंड दिस जो कैपिटल है, इट ईदर क्रिएट्स एनी एसेट और ईदर रिड्यूसेस एनी लाइबिलिटी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल रिसिप्ट्स, आप इंडियन हो और मैं आपकी कंट्री में कहीं से लोन आया है, तो अब ये क्या हो गया? ये आपके पास इन्वेस्टमेंट आई है, ये रिसिप्ट हो गया। आपने लोन लिया है, सॉरी लोन लिया है। अब लोन लिया है, जो आपने बैलेंस शीट देखी है कभी? जो आप बैलेंस शीट बनाते हो उसमें क्या करते हो? ऐसे लिखते हो। जो आप लोन ले रहे हो तो वो कहाँ आएगा? इसमें लाइबिलिटीज में आएगा। ये लोन, लोन यहाँ हो गया। बोरोइंग्स, लोन या बोरोइंग है जब ले रहे हो, देने वाले लोन्स नहीं है, क्योंकि जब लोन दोगे आप, बीइंग अ बैंक, वो एसेट ही आपके लिए। ये लोन जो आप ले रहे हो किसी से और बोरोइंग्स आप कर रहे हो, ये सारा आपका लाइबिलिटीज है। ये सारी क्या है? समझ आ रहा है आपको?
ये लाइबिलिटीज है। बट मैंने क्या बात करी कि ये सब लॉन्ग टर्म चीजें आप कैपिटल रिसिप्ट्स में लोगे। क्यों? क्योंकि कहीं से पैसा आ रहा है, कहीं से पैसा आ रहा है, सो अब उस पैसे से एक एसेट बन रहा है। इधर क्रिएट एन एसेट और रिड्यूसेस अ लाइबिलिटी। इसमें रिड्यूस तो हो नहीं रही लाइबिलिटी, कहीं से पैसे आ रहा है तो हो सकता है पैसे मैं किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगा दूँ तो उससे मेरा एसेट बन रहा है। मैंने किसी से लोन लिया, मैंने उस लोन को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगा दिया। अब वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट मुझे एक दिन में नहीं मिलेगा, वो लॉन्ग टर्म फ्रूट्स मुझे ज़रूर मिलेंगे। जब अगर एक रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, उस पर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, जिसका इम्पैक्ट फ्यूचर में आपको मिलेगा, तो इट इज़ एन एसेट। वहाँ पे अगर आप कुछ इन्वेस्ट करो, दैट इज़ एसेट। भले आप उसका एक्सपेंडिचर बोलो, वहाँ पे एसेट क्रिएट हो रहा है। बट सिमिलरली अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूँ, तो ऐसे खर्चे जिससे मेरी लाइबिलिटी ख़त्म होगी। कैसे? अगर सपोज आप एक खर्चा कर रहे हो, यू आर रीपेइंग अ लोन, आप रीपे कर रहे हो लोन, तो इसमें क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। एंड एक्सपेंडिचर तो यही पैसे जा रहे हैं आपके, तो समझ आ गया। और लॉन्ग टर्म है क्योंकि लोन है, लंबा बहुत हेवी लोन होगा। समझ आ गया अभी तक का? इसके अंडर क्या लिखा है आपने? पहले वाले में आपने बताया है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में टैक्स होता है और नॉन टैक्स होता है। इसके एग्जाम्पल लिख लिए। डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में बर्डन सेम पर्सन पे, इनडायरेक्ट में ऑन डिफरेंट पीपल। डायरेक्ट में और क्या होता है? बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, इसमें बर्डन कैन बी शिफ्टेड। प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्सेस होते हैं। सब हो गया, आप पढ़ लो। ये समरी ही हो गया जो मैं एंड में देती, बट ठीक है। नॉन टैक्स के एग्जाम्पल लिख लो। इंटरेस्ट रिसिप्ट्स, आपने किसी को लोन दिया हुआ है, इंडिया है आप सपोज, या आप गवर्नमेंट हो, आपने किसी को लोन दिया है, उस लोन पे इंटरेस्ट मिलता है। ये आपका हर बार आएगा इंटरेस्ट, तो रेकरिंग है ना, बार बार आएगा इंटरेस्ट, तो हर महीने, हर 2 महीने बाद। तो ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट ही है, बट ये नॉन टैक्स है। टैक्स में तो नहीं आ रहा ना रेवेन्यू रिसिप्ट में। जो इंटरेस्ट है वो टैक्स में कहाँ जाएगा? तो टैक्स का हमने पढ़ लिया डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और नॉन टैक्स में पहला आ जाएगा इंटरेस्ट रिसिप्ट्स या इंटरेस्ट रिसीव्ड, लिख लिया। सेकंड डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स। कभी गवर्नमेंट ने कुछ कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी होगी, उस पर प्रॉफिट कमा रही है, वो प्रॉफिट इसमें आ गया। समझ आया कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है ना, कुछ बाय करती है, उसका शेयर का प्राइस बढ़ गया या कहीं पे प्रॉफिट हुआ है, वो सारे प्रॉफिट्स उनके रेवेन्यू में आते हैं अंडर नॉन टैक्स। डिविडेंड एंड प्रॉफिट ये पूरा एक कैटेगरी है, उसके अंदर मैंने लिखा है फ्रॉम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है फीस एंड अदर रिसिप्ट्स। यहाँ पे आपका रेवेन्यू रिसिप्ट खत्म होता है। क्योंकि मैंने रिसिप्ट ही पढ़ा है तो मैं कैपिटल का भी रिसिप्ट पढ़ाऊंगी, तो लिखो कैपिटल रिसिप्ट। Capital receipts for the government either leads to creation of any asset, either leads to creation of any asset or reduction in liability. अब एक बात बताओ, जो कैपिटल रिसिप्ट है उसके अंदर एसेट बनेगा या लाइबिलिटी कम होगी? आप कैपिटल रिसिप्ट है, आपके लॉन्ग टर्म पैसे आए हैं, लाइबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है आपने कोई अपना एसेट ही बेच दिया हो, उससे पैसे मिले हो, तो एसेट रिड्यूस भी तो हो रहा है, वो लाइबिलिटी भी है। और अगर आपको लोन मिल रहा है कहीं से आपको लोन मिला है, तो ये लाइबिलिटी। समझ आया? मैंने ये एक डेफिनेशन बताई है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है कि कैपिटल रिसिप्ट में होता क्या है, एसेट बनता है या लाइबिलिटी बनती है, या कम क्या होता है? लाइबिलिटी बनेगी और एसेट कम होंगे। रिडक्शन इन एसेट और क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, लिख लो।
creation of and reduction in financial assets. अब मैं आपको एक बार समझा देती हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इसमें तो। रिसिप्ट मतलब पैसे, ठीक है, आपके पास पैसे आए, लॉन्ग टर्म पैसे आ रहे हैं, कैसे आ सकते हैं? या तो फिर आपने अपना कोई एसेट बेच दिया है, जब आप कोई एसेट बेचोगे इसका मतलब आपका एसेट कम हो गया, तो रिडक्शन इन एसेट। और क्या हो सकता है, आपको किसी कंट्री या कहीं से भी आपने लोन लिया है, लोन तो लाइबिलिटी है ना, तो उससे लाइबिलिटी भी बन रही है। पैसे कहीं से भी आ रहे हैं, पैसे या तो फिर आपने एसेट बेच दिया तो उससे आ रहे हैं, या आपने कहीं से लोन लिया है उससे आए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एसेट बेच दिया तो रिडक्शन इन एसेट हो रहा है, और क्योंकि कहीं से लोन मिल गया है तो क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी हो रही है। समझ आ गया? तो लिख लेना कि रिडक्शन इन एसेट एंड क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी। लिख लिया? लोन्स, इसका एग्जांपल है लोन्स। सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स सेकंड, पहला है लोन्स, सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स, बस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर करेंगे। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स करा था। दो तरीके की होती है, रेवेन्यू और कैपिटल। अब एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। फिस्कल पॉलिसी का या आज का? हाँ, आज का तो कह सकते हैं, फिस्कल का नहीं है। क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसी को फिस्कल पॉलिसी में अभी तक डाउट है? अगर कॉन्ट्रैक्शन लानी है कंट्री में तो क्या करना पड़ेगा? और मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दो, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फर्स्ट, उसके अंडर लिखो इट रेफर्स टू द spending incurred for the purposes, it refers to the spending incurred for the purposes other than, for the purposes, मतलब दोबारा रिपीट कर रही थी, for the purposes other than creation of assets of the central government. तो बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हो सकते हैं? एग्जाम्पल लें, अगर आप पेंशन देना, या आप इंटरेस्ट दे रहे हो, है ना, आपने कोई लोन लिया होगा उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स कर रहे हो, तो ये भी तो छोटा खर्चा है, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लिख लो इंटरेस्ट रीपेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, सब्सिडीज, पेंशंस। बस अब लिख लो कैपिटल एक्सपेंडिचर, पेंशंस एटसेट्रा। अब लिख लो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इट रेफर्स टू government spending that leads to, अभी आप आंसर करोगे मुझे, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, सोच, रुको रुको, अब आपने एक्सपेंडिचर कर रहे हो, क्या बढ़ेगा और क्या कम होगा?
तो क्रिएशन ऑफ एसेट और लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, ठीक है। इसको लिख दो, एक्सपेंडिचर दैट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एनी एसेट और रिडक्शन इन द लाइबिलिटी। ठीक है, कितने बज रहे हैं? अब लिखो गवर्नमेंट नेक्स्ट बैलेंस्ड कॉमा सरप्लस कॉमा, मैंने गवर्नमेंट बोल दिया था, गवर्नमेंट ऐसे लिख दो, गवर्नमेंट्स नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है। हाँ, किसके एग्जाम्पल? कुछ भी लिख लो आप, लोन रीपेमेंट लिख लो, कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी आप कर रहे हो जिससे एसेट बन रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो आप। ये भगवान, अगला टॉपिक मैं स्टार्ट नहीं कर रही, मैं बस ये बोलना चाह रही थी कि बैलेंस्ड बजट कौन सा होता है, डेफिसिट कौन सा होता है और सरप्लस कौन सा होता है। ऑब्वियसली बैलेंस्ड वो होगा ना जिसमें रिसिप्ट्स आपकी एक्सपेंडिचर के बराबर है, डेफिसिट होगा जिसमें एक्सपेंडिचर बहुत है और रिसिप्ट्स कम है, और सरप्लस कौन सा है जिसमें आपका रिसिप्ट्स ही बहुत ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। ये लिखवाना था बस मेरे को, शॉर्ट में बस दो दो लाइंस ही हैं, ये टर्म्स हैं, ठीक है। हेडिंग डाल दो बैलेंस्ड, सरप्लस एंड डेफिसिट बजट। तो क्या लगता है बैलेंस्ड क्या होगा, बता दो। हमारी कंट्री में कौन सा होगा? हाँ, रिसिप्ट्स होगा। एक लेट मी चेक, नहीं रेवेन्यू ही है। हम किस में चल रहे हैं? इसकी डेफिनेशंस भी दी। वी हैव दिस, लिख लो। ये समझ आ गया ना, यही मतलब है इसका। अगर आपके पास जितना पैसा आ रहा है वो ज़्यादा है कंपेयर टू एक्सपेंडिचर, दैट इज सरप्लस। जब आपके पास जितना पैसा आ रहा है, आप इस गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास जितना पैसा आ रहा है दैट इज लेस दैन जितना वो खर्च कर रही है, तो आप डेफिसिट में हो। जब आपके पास जितने पैसे आ रहे हैं उतना ही खर्चा हो रहा है, वो बैलेंस हो गया। समझ आ गया? अब कल मतलब जब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे उसमें हम करेंगे रिवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, मोनेटाइज डेफिसिट, ये सारे क्या होते हैं, ठीक है। लोन लेके, लोन लेके मतलब नहीं, आपको बड़े बड़े सेक्टर्स देने के लिए रेडी है, उनके पास तो है पैसा। हाँ, अमाउंट बहुत होगा, याद नहीं। हाँ, नहीं ऐसे नहीं होता ना, आप इनफाइनाइट लोन तो वैसे भी किसी से भी नहीं ले सकते हो। टाइप्स ऑफ डेफिसिट, अब जैसे पढ़ लिया ना, अब इसके बाद पढ़ेंगे रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रिवेन्यू, कैपिटल, मोनेटाइज्ड, इफेक्टिव रेवेन्यू, प्राइमरी, ये सारे।
लिख लिया? रीड करके आना नेक्स्ट क्लास में। वेलकम। सैंक्शंस के अगेंस्ट तुम ले सकते हो, जैसे सैंक्शन लगाते हो किसी कंट्रीज के ऊपर, एक उसके सेकंड, अगेंस्ट एक सेकंड में माइक ऑफ कर दो।